लोगों ने मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में देखा, डायामैग्नेटिक। हमने कहा डायामैग्नेटिक वो है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट बिहेव करते हैं। पैरामैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में बिहेव करेंगे बट वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होता है। एग्जाम्पल था हमारा डायामैग्नेटिक में बिस्मथ, सिल्वर, कॉपर, हाइड्रोजन। ठीक है। पैरा में हमने कहा एल्युमिनियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन। और फेरो में हमने कहा आयरन, कोबाल्ट, निकल। एंटी फेरो और इसको हमने बोला था निकल। ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया मैग्नेटिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या डिफरेंस है। तो हमने कहा इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज्ड होती है हमेशा और मैग्नेटिक सर्किट ओपन भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट डिफाइन कैसे करते हो आप? तो ये एक ईएमएफ होता है ना, तो सिमिलरली मैग्नेटिक में एमएमएफ होगा। ईएमएफ करंट फ्लो कराता है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ जो है फ्लक्स फ्लो कराता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। सिमिलरली रिलक्टेंस होता है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ फ्लक्स। फॉर्मूला हमने बताया ये। ठीक है। ये रिलक्टेंस है। ठीक है। ये सारी चीज बताई। फिर हमने कहाँ पे आ गए थे? सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज कुछ बताया। बीएच कर्व बताया। बीएच कर्व में हमने बताया था कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को आप जब बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करते हो, किसी भी, मान लो यहाँ पे एक आयरन कोर ले लिया, तो आपको इस आयरन कोर को नहीं ड्रा करना है, आपको इससे मतलब है। किससे? इससे। ये जो, तो एक आयरन कोर को आप बार बार मैग्नेटाइज करोगे, डीमैग्नेटाइज करोगे, तो क्या होता है? एक लूप फॉर्म हो जाता है जिसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप। ठीक है। तो जब हम सप्लाई देते हैं, दिस सप्लाई इज करंट। करंट को बोलते हैं एक्साइटिंग करंट। ठीक है। तो जब ये करंट फ्लो होती है तो जो एन नंबर ऑफ टर्न से ये है, इस एन नंबर ऑफ टर्न से मिलके क्या बनाती है? देखो यहाँ पे नीचे लिखा है, ये करंट एक करंट से नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई होके एमएमएफ बनाती है। इसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। देखो ये था ना, ये है ना मैग्नेटोमोटिव फोर्स। दिस मैग्नेटोमोटिव फोर्स कैन बी गिवन बाय फाई इंटू एस। फाई इंटू एस कहाँ से आया? जैसे V इक्वल टू आई आर होता है, वैसे ही ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है? करंट इंटू रेजिस्टेंस। वैसे ही एमएमएफ इक्वल टू होता है फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस। और फ्लक्स एमएमएफ कैन आल्सो बी रिटेन एज नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट। तो किसी भी कॉइल में कहीं भी पे करंट आप फ्लो कराओगे तो उसके नंबर ऑफ टर्न से मिलके वो एमएमएफ बना देता है। वो एमएमएफ क्या करता है? जैसे ईएमएफ क्या करता है? करंट फ्लो कराता है, वैसे ही एमएमएफ फ्लक्स फ्लो कराता है। तो इस आयरन कोर में एक फ्लक्स जनरेट हो जाता है। ठीक है। तो करंट फ्लक्स, तो इसी से बीएच कर्व खींचते हैं। तो जो बीएच कर्व आपने खींचा तो एक्स एक्सिस पे क्या था? एच। इसी एच बेसिकली ये होता करंट है। होता क्या है? करंट। और वाई एक्सिस पे क्या होता है? फ्लक्स होता है। ठीक है। फ्लक्स, करंट आई जीरो मतलब नो लोड करंट, फ्लक्स के बीच जो कर्व खींचते हैं उसी को बीएच कर्व बोलते हैं। तो जो इस करंट को न लिख करके हम यहाँ मैग्नेटाइजिंग फोर्स लिखते हैं। इस करंट को एक्साइटिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जब आप एच लिखोगे तो फाई इक्वल टू होता है बी इंटू ए। बी इंटू ए। तो जब हम एच लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं? बी। तो ये एच इज नथिंग बट इट इज सिमिलर टू क्या? मैग्नेटाइजिंग करंट। तो मैं ये करंट, तो आप अगर, तो इसीलिए याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है करंट फ्लक्स के बीच खींचते हैं। ठीक है। सो इफ यू विल डिनोट इट एच, मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच, तो वाई एक्सिस पे बी। तो इसी के बीच कर, तभी बात क्या करते हैं, हमने जीरो टू बी मैग्नेटाइज किया, फिर जब ये डीमैग्नेटाइज होता है तो उसी उसी पाथ पे वापस नहीं होता। उसी पाथ पे क्या है? वापस नहीं होता। इसलिए अब यहां से मैग्नेटाइज हो रहा है, तो जब आप डीमैग्नेटाइज करोगे तो ये इधर से देखो, ये यहां से चला गया ऐसे,
फिर ये जब आयरन कोर मैग्नेटाइज होगा तो फिर ऐसे चला जाएगा, तो एक लूप बना देता है जिसको बोलते हैं बीएच कर्व। तो कल मैंने बताया था इस बीएच कर्व से 3 इंफॉर्मेशन आप देख करके पता लगा सकते हैं। कौन कौन से? एक तो वाई एक्सिस को देखो ध्यान से, तो वाई एक्सिस पे ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। इसको क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। इस रिटेंटिविटी या इसको रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। उसको जीरो करने के लिए जितना नेगेटिव फोर्स लगाना होता है उसको बोलते हैं कोएर्सिविटी। ये दूसरी इंफॉर्मेशन। और इसका जो एरिया होता है उसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई पूछे एरिया ऑफ बीएच कर्व रिप्रेजेंट्स, ऑप्शन ए मैं दे दूं क्योंकि CT2 आपका होगा तो उसमें मैं आपका जो CT2 होगा ना वो सारा ऑब्जेक्टिव होगा। 30 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का होगा या 1.5 घंटे का जो भी होगा। 1 घंटे का होगा, 30 क्वेश्चन होंगे। तो आपको अब सब्जेक्टिव तो नहीं लिखना होगा, आपको तो ऑप्शन टिक करना होगा। उसमें फायदा है कि वो तो गूगल फॉर्म होगा, आप जो ही सबमिट करोगे तुरंत आपको आंसर भी नंबर भी पता चल जाएंगे। हमें आपको मार्क्स बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप जो ही सबमिट करोगे आंसर आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कि आपके कितने में कितने हैं। तो देखो अगर कोई मैं पूछता हूँ एमसीक्यू में एरिया बीएच को रिप्रेजेंट्स, ऑप्शन ए दिया एडी करंट लॉस, ऑप्शन बी दिया आयरन लॉस, ऑप्शन सी दिया हिस्टेरेसिस लॉस, ऑप्शन 4 दिया नॉन नन ऑफ देम। तो अब आप किस पे टिक करोगे? हिस्टेरेसिस लॉस। इसका एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है? हिस्टेरेसिस। तो ये बीएच कर्व है, वही सारी चीजें यहाँ लिखा है। रिटेंटिविटी आई वाई एक्सिस, जितना एक्स एक्सिस पे जितना नेगेटिव फोर्स लगा है। हिस्टेरेसिस लॉस किसको बताते हैं? एरिया को। ठीक, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स खींचा है मैंने, 3 बीएच कर्व खींचा है। कल ये बता दिया था क्या? कोई एक बोलेगा? आई थिंक ये बता यस दिया। सर, ये बता यस दिया था। सर। तो बोलना था। चलो हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस, इनके फार्मूले दीज आर नॉट इन सिलेबस। सिलेबस में आपको क्या था? केवल मैग्नेटिक मटेरियल था और बीएच कर्व था, ठीक है। फिर भी एडी करंट लॉस फार्मूला, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट इन योर सिलेबस, हटा दिए। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एडी करंट लॉस होती कैसे है, होती क्या है और उसको मिनिमाइज कैसे करते हैं। तो एडी करंट लॉस किसको कहते हैं पहले तो ये देख लो। ऐसे ही कुछ बना लो। सपोज एक सॉलिड आयरन है, ये क्या है? हमारा ये सॉलिड आयरन, ठीक है। ये सॉलिड आयरन तो मंदिर, ये सॉलिड आयरन, ठीक है। तो इस सॉलिड आयरन में अगर मैं वाइंडिंग करूं तो 2 करंट फ्लो हो सकती है। देखो एक वाइंडिंग कर दी ऐसे, ठीक है ना? यहाँ से करंट आई फ्लो करा दिया, सप्लाई दे दोगे तो करंट फ्लो हो जाएगी। वैसे करंट जाएगी, यहाँ से करंट जाएगी, फिर ऐसे नीचे से होती हुई जाएगी, फिर ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। तो जब आप करंट फ्लो कराते हो, ठीक है, तो जब आप करंट फ्लो कराते हो तो एक करंट इसमें भी फ्लो होती है, एक करंट इस लोहे के अंदर फ्लो होती है। क्या होती है? लोहे के अंदर फ्लो होती है। जो ऊपर मैं खींच रहा हूँ वो सॉलिड लोहा, सॉलिड लोहे के अंदर ये फ्लो होती है। इसी को बोलते हैं एडी करंट। इसी क्या बोलते हैं? यही इसी को बोलते हैं एडी करंट। यही एडी करंट, दीज आर एडी करंट, ठीक है। कल बताने की कोशिश कर रहा था एडी करंट्स है। और ये जो ब्लू लाइन से खींची हुई है ये मेन करंट है, ये तार में फ्लो हो रही है। तो जैसे ये आई की वजह से जो लॉस होता है इसकी वजह से, दैट इज आई स्क्वायर आर लॉस, ओमिक लॉस या कह सकते हो आई स्क्वायर आर लॉस। तो ये एडी करंट लॉस नहीं है। दिस करंट इज जो
तार में फ्लो होती है, दीज आर द जो वाइंडिंग की वायर है, तो उसमें जो लॉस होता है उसको आई स्क्वायर आर लॉस बोलते हैं, या इसको बोलते हैं कॉपर लॉस। क्या बोलते हैं? कॉपर लॉस, कॉपर लॉस। तो अगर मैं पूछूं कि विच लॉस टेक्स प्लेस, विच लॉस टेक्स प्लेस इन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, पहला दे दिया आयरन लॉस, दूसरा हिस्टेरिसिस लॉस, तीसरा कॉपर लॉस, अब ठीक है, और फोर्थ कोई और लॉस दे दिया। तो जो ये तारों में जो लॉस होता है वाइंडिंग्स में, वो कॉपर लॉस होता है। कौन सा लॉस होता है? कॉपर लॉस। अगर मैं पूछूं तो वेयर एडी करंट लॉस टेक्स प्लेस, एडी करंट लॉस कहाँ होता है? पहला ऑप्शन इन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, दूसरा इन आयरन कोर, तीसरा कुछ दे दिया, चौथा कुछ। तो जो एडी करंट लॉस है कोर के अंदर होता है, कोर के अंदर। तो यहाँ पे जो ये वाली करंट्स है, ये आयरन कोर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है ऐसे, इन्हीं को बोलते हैं एडी करंट्स। ये लोहे के अंदर होते हैं। तो इसीलिए अब जब इनकी जो देखो रेडियस ज्यादा है, तो ज्यादा होगा तो ये इस लोहे को गर्म कर देंगे, ठीक है। तो ये एडी करंट लॉस इस आयरन को क्या करेंगे? हीट अप कर। तो इनको कम करने का क्या तरीका है? तो लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सर्कुलेटिंग करंट इन आयरन कोर इज नोन एज एडी करंट। हाउ टू मिनिमाइज इट? तो मिनिमाइज करने के लिए कल मैंने कहा था ऐसे, तो क्या कर दो, पतली पतली पत्तियों में काट दो। तो ये सब लोहे को मैं क्या कर रहा हूँ? पतली पतली पत्तियों में काट रहा हूँ। तो इसको क्या करिए, सॉलिड ना होके अभी क्या हुआ, पतले पतले पत्तियों में काट के फिर उसको बांधूंगा ऐसे। बनाना इतना ही मोटा है, लेकिन अभी सॉलिड ना होके ऐसे काट। तो इनको जो पतली पतली पत्तियों में काट करके एक दूसरे से चिपकाते हैं, बीच में इंसुलेटर डाल देते हैं। ये क्या होता है? इंसुलेटर, इंसुलेटर। तो बीच में इंसुलेटर डाल के अब इसको करेंगे। अब देखो एडी करंट लॉस का पाथ कितना हो गया। अब देखोगे तो एडी करंट लॉस कितनी हो गई? इतनी छोटी छोटी हो गई। तो मतलब जो पाथ बहुत ज्यादा था, एडी करंट की वैल्यू बहुत कम हो गई। जब एडी करंट की वैल्यू कम हो गई तो एडी करंट लॉस कम हो गया। इसी जो पतली पतली पत्तियों में काटने के प्रोसेस को बोलते हैं लेमिनेटेड आयरन। इसको कौन सा आयरन बोलते हैं? लेमिनेटेड। तो बस आपको ये टर्म याद रखना होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लेमिनेटेड आयरन कोर। ये तो एडी करेंट्स होता कहाँ है, मिनिमाइज कैसे करते हैं, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। इस लोहे के अंदर आयरन हिस्टेरेसिस लॉस भी होता है। तो हिस्टेरेसिस लॉस कम करने के लिए एक गुड मटेरियल यूज करते हैं, जिसका नाम है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, जिसको शॉर्ट में सीआरजीओ स्टील कहते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय सीआरजीओ स्टील। स्टील कई टाइप के होते हैं, तो जो सीआरजीओ स्टील होगा उससे आप, यानी अच्छे ग्रेड का मटेरियल, ठीक है, उससे आप हिस्टेरेसिस लॉस कम कर सकते। एडी करंट लॉस कैसे कम किया? बाय यूजिंग लेमिनेटेड आयरन, ठीक है। इसके बाद ये सब चीज नहीं देख करना है आपको। आयरन लॉस जो होता है हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस का सम होता है, ठीक है? मैं पूछूं आयरन लॉस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, ऑप्शन ए copper loss and hysteresis loss, option B eddy current loss and iron loss, eddy current loss and ohmic losses, कुछ भी डाल दिया, C डाल दिया hysteresis and eddy current losses, फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो आयरन लॉस किस किन दो लॉसों से मिलके बनता है? हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस, ये दो लॉस मिलके जो बनाते हैं वो आयरन लॉस, ठीक है। फार्मूला और की जरूरत नहीं सिलेबस में, ठीक है। ये तो ठीक है ना। नाउ कम टू ट्रांसफार्मर। तो व्हाट इज ट्रांसफार्मर? तो ट्रांसफार्मर पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ जानते हैं, क्या है ये। एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है ना, कि ट्रांसफार्मर इज, ऑप्शन ए दिया – स्टैटिक डिवाइस विच, यही लाइन लिखा,
इसमें जो लिखा है ध्यान से पढ़ो जरा, क्या है? इट इज ए स्टैटिक मशीन या डिवाइस which transfers electrical energy from one circuit to other circuit without changing power and frequency. तो मैं पूछूं, अ ट्रांसफार्मर डजंट चेंज ऑप्शन ए दिया मैंने पावर एंड फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी दिया करंट एंड वोल्टेज, ऑप्शन दे दिया कुछ और एनर्जी, ऑप्शन फोर कुछ और दे दिया। एक ट्रांसफार्मर जो है पावर और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता। ट्रांसफार्मर जो है, देखो ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कुछ इस टाइप का दिखता है, ये दिख रहा है? ये देखो जो लेमिनेटेड कोर लिखा है, इसका मतलब क्या है, किस लिए किया गया है? कोई एक बोलना, अभी बताया लेमिनेटेड कोर क्यों यूज किया। तो कहीं भी अगर मान लो एमसीक्यू क्वेश्चन है, पूछा गया आयरन कोर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस, फर्स्ट ऑप्शन हिस्टेरिसिस लॉस, सेकेंड ऑप्शन एडी करंट लॉस, थर्ड ऑप्शन आयरन लॉस, फोर्थ ऑप्शन कॉपर लॉस, किस पे टिक करोगे? तो ट्रांसफार्मर कोर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। अब देखो क्या करना है, जो ट्रांसफार्मर में एक साइड में सप्लाई देते हैं, पहले ये देखो डायग्राम देख के अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे सप्लाई दिया और इधर मान लो लोड है, ट्रांसफार्मर इसी को तो कहते हैं। एक ट्रांसफार्मर प्राइमरी से वोल्टेज सप्लाई लेता है, सेकेंडरी में देता है, तो ये करता क्या है, वी आई। मान लो प्राइमरी को V1 I1 मानते हो और सेकेंडरी क्या मानते हो? सेकेंडरी में V2 I2 जाता है, V2 I। तो एक ट्रांसफार्मर है, अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट घट जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू क्या होती है, ट्रांसफार्मर ये वैल्यू चेंज नहीं करता। मतलब V इंटू आई ट्रांसफार्मर का हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। इसीलिए इसको कभी कभी स्टेप अप बोलते हो आप, स्टेप डाउन बोलते हो। स्टेप अप में सेकेंडरी का वोल्टेज बढ़ेगा ना, तो ऑटोमेटिकली करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर वोल्टेज कम होगा, करंट जाएगी ज्यादा। बट दिस प्रोडक्ट डजंट चेंज। तो प्राइमरी से हम दिया सेकेंडरी, अब ध्यान से देखना जाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी वाले तारों में क्या इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है क्या? इन दोनों क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तार और ये वाला तार जुड़ा है? नहीं जुड़ा। तो जो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होती, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होती, ठीक है। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होते, ये एक दूसरे से मैग्नेटिकली कपुल्ड होते हैं। मैग्नेटिकली कपुल्ड का मतलब होता है कि फ्लक्स फ्लो करता है, प्राइमरी से सेकेंडरी क्या जाता है, फ्लक्स जाता है, करंट नहीं जाती। तो ट्रांसफार्मर इसीलिए कहा जाता है कि क्या ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग में? नो, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता, केवल मैग्नेटिक कपलिंग होती है। मैग्नेटिक कपलिंग का मतलब होता है फ्लक्स। ये फ्लक्स जो देख रहे हो, ये फ्लक्स अगर दो, ये आयरन कोर है, आयरन कोर से यहाँ फ्लक्स जनरेट हुआ, यहाँ से होता हुआ फ्लक्स सेकेंडरी में जाता है। तो फैराडे लॉ से कैसे, ईएमएफ इंड्यूस प्राइमरी में कितना होगा, E इक्वल टू प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स और प्राइमरी का फ्लक्स, फ्लक्स तो कॉमन d5/dt, इतना ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। माइनस साइन लगा देते हैं, माइनस इसलिए क्योंकि जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा वो इसका अपोज करता है, तो माइनस यहाँ। ये फ्लक्स जो यहाँ जनरेट होता है वही सेकेंडरी में भी जाता है, तो वहां पे E2 फ्लक्स जनरेट कर देता है। ये प्राइमरी में ईएमएफ जनरेट हुआ, सेकेंडरी में जो होगा माइनस ये इतना जनरेट कर देता है, d5/dt। इस तरह से ट्रांसफार्मर काम करता है। ये फ्लक्स जो है ये प्राइमरी में भी यहाँ जनरेट किया और सेकेंडरी में जनरेट किया, तो इसमें जो है प्राइमरी सेकेंडरी में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं। तो इसी को मैंने जो चीज दिखाया उसी को लिखा हुआ है। एक स्टैटिक मशीन है जो एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग में क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर करता है विदाउट चेंजिंग पावर एंड फ्रिक्वेंसी। दूसरा, कोई पूछे ऐसे एमसीक्यू में एफिशिएंसी या एफिशिएंसी
of which machine will be highest? Option A, DC motor. Option B, इंडक्शन मोटर. ऑप्शन सी, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ना. ऑप्शन डी, ट्रांसफार्मर. आपको टिक करना है. क्या पूछा था मैंने? एफिशिएंसी ऑफ विच मशीन विल बी हाईएस्ट. तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी एफिशिएंसी सारी मशीनों में सबसे हाईएस्ट होती है. क्यों? क्योंकि एक स्टैटिक मशीन है. ट्रांसफार्मर में कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते. इसी वजह से ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होती है? हाईएस्ट. मैं क्वेश्चन बनाना हो एमसीक्यू तो ऐसे बना दूंगा. एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज हाईएस्ट अमंग ऑल इलेक्ट्रिकल मशीन्स बिकॉज ऑफ. ऑप्शन ए दिया, बिकॉज ऑफ. ऑप्शन ए, नो रोटेटिंग पार्ट्स इज अवेलेबल. सेकेंड कुछ, थर्ड कुछ, फोर्थ कुछ, कुछ भी लिख दिया. तो उसमें ऑप्शन कौन सा होगा? बिकॉज देयर इज, इट इज ए स्टैटिक मशीन लिख दो, या उसमें लिखा होगा नो रोटेटिंग पार्ट्स तो उस पर टिक करो. ठीक है. कोई पूछता है ऑप्शन में कि क्या होगा अगर ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए. ट्रांसफार्मर तो डी फाइव बाई डी टी पे काम करता है ना, फैराडे लॉ पे काम करता है. तो डी फाइव बाई डी टी मैथ सभी लोग जानते हो. यही होता है ना, ये रहेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, नहीं तो नहीं होगा. तो डीसी देने का मतलब फ्लक्स तो जनरेट होगा, लेकिन ये फाई क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करते हो तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? जीरो. तो जब अब कहा जाए कि डीसी देंगे तो क्या होगा? पहला, नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड. तो इसमें पॉइंट्स में लिख दो, इतना समझाने की जरूरत नहीं. पहला पॉइंट क्या है? इतना ज्यादा लिखने से तो किसी को तैयार होता है. पहला लिखो, नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड. नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड. क्यों नहीं? क्योंकि ये कितना हो जाएगा? जीरो. भाई N1 N2 हो, ये फाई तो कांस्टेंट हो गया तो जीरो हो गया, तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं. नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस. पहला तो ये हुआ रीजन. दूसरा, भाई सर्किट तो क्लोज्ड है ना. सर्किट तो क्लोज्ड है. देखो ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है. हमने कहा कि डीसी दे दें तो क्या होगा. तो ये तो आपको समझ में आ गया कि कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, क्योंकि फाई कांस्टेंट हो गया, तो डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा? जीरो. तो लेकिन उससे ये तो मतलब नहीं है. ठीक है. अब यहाँ पे जैसे एसी दिया है, हमने यहाँ क्या जोड़ दिया? डीसी. यही तो कह रहे हो कि डीसी से लगा दिया तो क्या होगा? डीसी लगा दिया. तो डीसी लगा दोगे तो ईएमएफ तो जनरेट हुई नहीं, लेकिन सर्किट तो क्लोज्ड है ना, ये करंट तो जाएगी. तो जब डीसी दोगे तो इम्पीडेंस कितना होगा भाई? इम्पीडेंस तो यही होता है ना, अंडर रूट मिनिमम। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर. यही होता है ना भाई. किसी वाइंडिंग का मतलब है, कॉयल का मतलब क्या होता है? आर एल सीरीज सर्किट. यही तो कॉयल है. कॉयल, ये जो लपेटा गया है कॉयल, उसका मतलब आरएल सीरीज सर्किट ही तो है. आरएल सीरीज सर्किट का इंपेडेंस कितना होगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर. तो एक्सएल इक्वल टू कितना होगा? क्या होता है? ओमेगा इंटू एल. ये थे ना अभी टू यूनिट टू में. तो देख रहे हो आप, ट्रांसफार्मर आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी वो एक्सएल और ये सब पीछा नहीं छोड़ता. इसीलिए मैं उसमें बहुत टाइम दिया था आपको. ये टू पाई एफ एल होता है. यही होता है ना एक्सएल. तो जब डीसी सप्लाई दोगे तो डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो जीरो रखोगे तो कितना हो जाएगा? जीरो. यानी ये वाला पार्ट जीरो हो गया, तो जेड जो हुआ कितना आया? आर. भाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर तो इक्वल टू आर आ गया. आर का मतलब मिनिमम. जेड कितना हो गया? मिनिमम. बोलने को तो मैं एक लाइन में बोल दूंगा कि अभी ट्रांसफार्मर हीट अप हो जाएगा, जल जाएगा, लेकिन आपको तो आना चाहिए क्यों जलेगा. आपको तो उसमें बस एक लाइन लिखता है, ये देखो इम्पिडेंस मिनिमम हो गई. इम्पिडेंस मिनिमम होगा तो कहीं भी करंट इक्वल टू क्या होता है? वी बाई जेड. ठीक है ना. जेड इक्वल टू हो चुका है मिनिमम, तो करंट कितनी हो जाएगी?
यानी कि जब डीसी से आप दोगे तो ईएमएफ तो इंड्यूस नहीं हुई, लेकिन ये चूंकि सर्किट क्लोज्ड है प्राइमरी का, तो इसमें जो ये करंट जाएगी ये मैक्सिमम करंट फ्लो। तो ये जो वाइंडिंग लपेटी गई है ट्रांसफार्मर कोर पे, ये हीटअप होने लगेगी। तो जब तार खाली थोड़ी लपेटते हैं, तार लपेटते हैं तो उसके ऊपर इंसुलेटर होता है ना। तो जब वायर को आप लपेटोगे तो उसके ऊपर जो इंसुलेटर होगा वो जलने लगेगा। भाई हाई करंट फ्लो हो रही है, तो आपको कहीं तार जलता है तो महकता नहीं है कि अरे कहीं ना कहीं वायर जल रहा है, तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा, आपको स्मेल आने लगेगी कि ट्रांसफार्मर जल गया। तो वेरी हाई करंट विल फ्लो एंड ट्रांसफार्मर विल गेट बर्न। ट्रांसफार्मर जलने का मतलब लोहा जलना नहीं होता, ट्रांसफार्मर जलने का मतलब उसकी वाइंडिंग जल जाएगी। ठीक है, तो डीसी दोगे तो दो काम होगा, मैं समझा दिया बहुत अच्छे से। पहला काम, कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। दूसरा, ट्रांसफार्मर विल गेट बर्न। इसको मैंने ऐसे समझा दिया ये। बाकी ये सब तो ऐसे ही लिखा हुआ है, प्राइमरी सेकेंडरी। अच्छा, प्राइमरी वाइंडिंग किसको कहते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग किसको कहते हैं, कैसे डिसाइड करोगे? नहीं भाई, नंबर ऑफ टर्न्स ट्रांसफार्मर में रख दूं, आप पता लगा लोगे कौन सा प्राइमरी है? नहीं, ट्रांसफार्मर जब तक कनेक्ट न किया जाए कभी भी नहीं बता सकते आपकी प्राइमरी कौन सा है कौन सा सेकेंडरी है। देखो, इसी में दिखा देते हैं। एक ट्रांसफार्मर है, अगर मैं इसका कनेक्शन हटा दूं तो आप बिल्कुल नहीं हमें बता सकते कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी। कनेक्शन के बाद ही आप पता लगा पाओगे कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी। कैसे पता लगाते हैं? ट्रांसफार्मर की जिस वाइंडिंग से सप्लाई दी जाती है वो हमेशा प्राइमरी होता है। क्या बोला मैंने? ट्रांसफार्मर के जिस वाइंडिंग से सप्लाई दी जाती है वो प्राइमरी होता है, और ट्रांसफार्मर के जिस वाइंडिंग से लोड कनेक्ट किया जाता है वो हमेशा सेकेंडरी। यहाँ सप्लाई दिया ना, तो नाउ दिस इज प्राइमरी। यहाँ लोड कनेक्ट किया तो दिस इज सेकेंडरी। अगर मैं सप्लाई इधर लगा दूं, लोड को इधर लगा दूं, तो ये प्राइमरी हो जाएगा सेकेंडरी, और प्राइमरी सेकेंडरी बन जाएगा। आया समझ में? तो इसीलिए ट्रांसफार्मर में जब हम कनेक्ट करते हैं तो जिस वाइंडिंग को सप्लाई दी जाती है वो प्राइमरी होती है, और जिस वाइंडिंग से लोड कनेक्ट किया जाता है वो सेकेंडरी। अभी ये बताया, ये जो लिखा हुआ है कि वाइंडिंग्स आर नॉट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, बता दिया मैंने, ये मैग्नेटिकली क्या होते हैं, कपल्ड होते हैं। लेमिनेट क्यों किया जाता है, यहाँ लिखा है टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। जो मैं बोल रहा हूँ उसी को यहाँ पॉइंट वाइज लिखा हुआ। ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं, इंटर में पढ़ा होगा। एक कोर टाइप होता है, एक सेल टाइप। कोर टाइप का मतलब होता है कि दो वाइंडिंग होंगी, एक प्राइमरी होगा और एक सेकेंडरी। तो जिधर सप्लाई दे दिया वो प्राइमरी, और जिधर लोड कनेक्ट किया वो सेकेंडरी। सेल टाइप होगा तो उसमें बीच में वाइंडिंग होती है, बीच में वाइंडिंग होती है। तो जैसे ट्रांजिस्टर तोड़ोगे, पुराना कभी पड़ा हो नया, तो उसमें देखोगे सेल टाइप ट्रांसफार्मर लगा होता है। कैसा लगा होता है? सेल टाइप ट्रांसफार्मर, इस टाइप का बीच में वाइंडिंग करी जाती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क्स ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। जो अभी आपने लिखा था ना, d5/dt, d5/dt, नंबर ऑफ टर्न्स है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस लगा देते हैं। इसको मालूम क्या बोलते हैं? इसको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। किसको? माइनस एन d5/dt इक्वल टू क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस। माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है यही, वो सप्लाई वोल्टेज का अपोज करता है। तो इसी को बोलते हैं, तो इसी को वर्ड्स में लिखा हुआ है। It works on Faraday's law of electromagnetic induction principle, that is when a changing flux, changing मतलब वेरिएबल, एसी है तो वेरिएबल होगी। एक एसी कैसा होता है? ऐसा, ऐसे ना। तो फैराडे लॉ यही तो कहता है, फ्लक्स वेरिएबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वेरिएबल।
अब वेरिएबल फ्लक्स अगर किसी भी कॉइल से आप पास कराओगे, किसी भी कॉइल से, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इट वर्क्स ऑन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टार्ट में ईएमआई प्रिंसिपल, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कभी कभी शार्ट में क्या लिखा होता है? ईएमआई प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। ठीक, देखो ये लिखा है, विच ऑलवेज अपोजेस द काज। अपोजेस द काज मतलब कौन सा साइन बताया? जो माइनस लिखा था, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, तो अपोजेस काज यहाँ कौन सप्लाई हो। ये ट्रांसफार्मर है, काम कैसे करेगा? पहले वोल्टेज देते हैं, सर्किट क्लोज्ड है, देखो प्राइमरी में वोल्टेज दिया तो एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, वो करंट नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई होगी, तो एम, उसको क्या बोलते हैं? एमएमएफ। वो एमएमएफ प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स को जनरेट कर देगा, कर दिया, क्योंकि सप्लाई साइनसॉइडल है तो साइनसॉइडल चलेगा, साइनसॉइडल मतलब वेरिएबल। अब ये फ्लक्स प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ जनरेट इंड्यूस कर देगा, प्राइमरी में इतना करेगा, सेकेंडरी में इतना। ये माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। अगर इसको दिखाना हो तो देखो ये फ्लक्स है, ये करंट है, दोनों सेम फेज में, सेम फेज में देखो वोल्टेज करंट कोई है प्लस एंगल प्लस माइनस नहीं, तो कर दिया। जो प्राइमरी का वोल्टेज था ये है, हमने कहा जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ दोनों माइनस है, E1 माइनस का मतलब इस V1 का उल्टा, इधर नीचे। E1 और E2 ये प्राइमरी वाइंडिंग में जो जनरेट हुआ और जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जनरेट हुआ, ये दोनों ईएमएफ इंड्यूस जो होंगे वो इसका अपोज करेंगे। ट्रांसफार्मर में अगर दिखाना हो तो जो ईएम की पोलैरिटी होगी, जो वाइंडिंग में ईएमएफ जनरेट होगा और जो बाहर पोलैरिटी है, दोनों क्या होंगे? अपोजिट होंगे। फेजर खींचना हो तो ऐसे खींच सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ये वाली चीज तो आपको पता है ना, सिंपल से E1/E2 इक्वल टू V1/V2। ये जो काम हमें मतलब किससे था? आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर था ना, रियल ट्रांसफार्मर में बहुत सारी चीजें पूरी लिखी हैं, अब सिलेबस काफी कम हो गया है। व्हाट डू यू मीन बाय रियल एंड आइडियल ट्रांसफार्मर? रियल ट्रांसफार्मर ये है, रियल ट्रांसफार्मर में और आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या चेंजेस? रियल ट्रांसफार्मर है तो कोर लॉस लिया जाएगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लिया जाएगा, ठीक है। अगर लिया जाता है तो रियल, छोड़ दिया जाता है तो आइडियल। एक तीसरा पॉइंट है जो नहीं लिखा है, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो जो बीएच कर्व होगा वो नॉन लीनियर होगा। बीएच कर्व क्या होगा? बीएच कर्व इज नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, ठीक है। अगर आइडियल है तो ये तीनों पॉइंट का उल्टा कर दो, ये आपके सिलेबस में है, आइडियल एंड रियल ट्रांसफार्मर। कोर लॉस विल बी कंसीडर्ड, आइडियल होगा तो कोर लॉस विल नॉट बी कंसीडर्ड। कोर लॉस होता क्या है? आयरन लॉस या कोर लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस के सम को बोलते हैं कोर लॉस। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R1 X1 लिया जाएगा अगर रियल है तो, आइडियल है तो जीरो। पीएच कर्व अगर रियल है तो नॉन लीनियर, आइडियल है तो लीनियर होगा, ठीक है। आइडियल है तो लीनियर, ठीक। तो रियल एंड आइडियल ट्रांसफार्मर, इसी ट्रांसफार्मर को आगे आगे बढ़ाएंगे कल। Soon after.